ये है ABPL डिजिटल नेटवर्क और आप देख रहे हैं ABPL न्यूज। नमस्कार, मैं रिया तोमर आपका स्वागत करती हूं ABPL न्यूज में। चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। गौला खनन निकासी गेट पर रॉयल्टी के दाम कम करने और भाड़ा बढ़ाने की मांग को लेकर गौला खनन संघर्ष समिति ने नगर में जुलूस निकाला और तहसील पहुंचकर शासन प्रशासन एवं सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान देखिए ABPL न्यूज संवाददाता शैलेंद्र की समस्त वाहन स्वामियों से खास बातचीत। कुमाऊं की सोने की खान कही जाने वाली गौला नदी में इस समय वाहन स्वामी जो खनन व्यवसाय से जुड़े लोग हैं वो नदी में अपने वाहन नहीं भेज रहे हैं। सरकार के राजस्व को काफ़ी बड़ी क्षति पहुंच रही है। आखिर वाहन स्वामी अपने वाहन गौला नदी में क्यों नहीं भेज रहे हैं, पूरे मामले पर बात करने के लिए यहाँ तहसील परिसर में देख सकते हैं सभी लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, सभी लोग आए हैं। सबसे बात करेंगे गौला संघर्ष समिति के लालकुआं गेट के जो अध्यक्ष हैं हमारे साथ जीवन कबड़वाल जी मौजूद हैं, इनसे जानना चाहेंगे क्या वजह है, क्या मांगे हैं, आखिर आप अपने वाहन आप लोग जो है नदी में क्यों नहीं भेज रहे हैं? हम एक तो सबसे बड़ी हमारी मांग है कि हमारा भाड़ा पहले बढ़ाया जाए। जो पिछले वर्ष हमारा भाड़ा था उस भाड़े को भी क्रशर स्वामियों ने अपनी मनमानी कर 10 रुपये और कम कर दिया है। दूसरी मांग है कि जो रॉयल्टी है, रॉयल्टी में बहुत बड़ा डिफरेंस है। जो समतलीकरण के नाम पर सरकार ने इनको परमिशन दी है उसमें ये समतलीकरण के नाम पर बड़े बड़े गड्ढे खोद रहे हैं और उसकी 7 रुपये 8 रुपये की रॉयल्टी है, जबकि वन विभाग की 30 रुपये कुंटल की रॉयल्टी है। तो ये जो समतलीकरण का जो मामला सबसे बड़ा आया है, इसी वजह से क्रशर वालों को भरपूर माल मिल रहा है समतलीकरण के नाम पर गड्ढे खोदकर, जिसकी वजह से वो नदी का RBM नहीं लेना चाह रहे हैं और इससे सरकार को भी, राजस्व को भी बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। इसके अलावा बात करने के लिए हमारे साथ प्रधान शंकर जोशी मौजूद हैं। जोशी जी, किस प्रकार से देखते हैं, कोविड काल रहा, लोग परेशान रहे, अब मौका आया था, लोगों को उम्मीद जगी थी कि रोजगार मिलेगा, कुछ काम करेंगे, मजदूर तबके के लोग होते हैं, अन्य क्षेत्रों से आते हैं यहाँ पर रोजी रोटी कमाने के लिए, किस तरीके से देखते हैं, प्रशासन से क्या मांग करते हैं, सरकार से क्या मांग कर रहे हैं? देखिए, हमारी सरकार से केवल एक ही मांग है कि जो समतलीकरण के नाम से आपने 7 रुपये की रॉयल्टी जो खुलेआम क्रशर वालों को मनमानी के आपने करने के लिए दे रखी है, इसको आप तत्काल बंद करें। और दूसरा, हमारी जो गेटों में जो हमारी गाड़ियों का किराया है, भाड़ा है, डीजलों के दाम को हो चाहे किसी तरीके से भी हो, सब चीज़ में बढ़ोतरी हुई है और हमारे गाड़ियों के जो वाहन स्वामी का जो किराया है उसमें घटोतरी इनने करी है, मनमानी करी है। एक तरफ से पूरे प्रदेश में कहते हैं कि युवा मुख्यमंत्री है और एक तरफ से युवा मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश के युवाओं का इस तरीके से अगर शोषण करेंगे तो ये हमको बर्दाश्त नहीं होगा। तो बिल्कुल नाराज़गी साफ है, देख सकते हैं लालकुआं तहसील में सभी लोग एकत्र हुए हैं। यहाँ पर हेम दुर्गापाल जी हैं, जनप्रतिनिधि हैं यहाँ के, इनसे बात करेंगे। क्या लगता है जिस प्रकार से लगातार मांगे आप लोग मनवाने का प्रयास कर रहे हैं, मांगे नहीं मानी जा रही, सुनवाई नहीं हो रही है, क्या विरोध लगातार जारी रहेगा? बिल्कुल विरोध जारी रहेगा हमारा। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ आएंगे उनका भी विरोध रहेगा, माननीय प्रधानमंत्री जी आने वाले हैं उनका भी हम विरोध करेंगे कि कम से कम रॉयल्टी के रेटों में, रॉयल्टी के साथ साथ मेन तो हमारा समतलीकरण का है। अगर रॉयल्टी समतलीकरण की भी और गौला नदी की भी बराबर होगी तो अवैध खदान भी नहीं होगा और अवैध खनन नहीं होगा। अगर समतलीकरण के नाम पे जो अवैध खदान हो रहा है, गड्ढे हो रहे हैं, ये कह रहे हैं 35 मीटर की परमिशन आ रही है, 25 मीटर की, तो हमारे पे तो तराई भावर में ज़मीन ही नहीं बचेगी। तो ये गौला नदी का भी कहाँ से होगा, जहाँ से सरकार को 300-400 करोड़ का राजस्व मिलता है? ना गौला नदी चलेगी, ना कोसी चलेगी, ना नंदौर चलेगी। तो बिल्कुल नाराज़गी साफ है। जीवन कबड़वाल जी, आपसे एक चीज़ और जानना चाहेंगे। जिस प्रकार से देखते हैं कि कोविड काल रहा, मजदूर तबके का वर्ग सबसे ज़्यादा परेशान रहा, यूपी और बिहार जैसे क्षेत्रों से, झारखंड जैसे क्षेत्रों से आते हैं बेचारे रोजी रोटी कमाने के लिए, लेकिन नदी में बाहर नहीं जा रहे हैं, सरकार के राजस्व को नुकसान पहुँच ही रहा है, तो कहीं ना कहीं सभी लोगों की रोजी रोटी भी संकट होता दिखाई दे रहा है। प्रशासन से क्या मांग करें इस मामले में? हम प्रशासन से एक ही मांग कर रहे हैं कि तुरंत इस पर जो है कार्रवाई की जाए और हम लोग का भाड़ा बढ़ाया जाए। गड्ढे बंदी का जो है अपना समतलीकरण का, इस पर सरकार तुरंत एक्शन ले और इस समतलीकरण के जो आदेश हैं इनको निरस्त करे, क्योंकि हमारे इसमें तो हमें अपनी समस्या हो रही है, हमारे साथ साथ हमारे पास मजदूरों की भी समस्या है, जो कि हमने बिहार, गोरखपुर और दुनिया बाहर से, यूपी से हमने जो बिहार से लेबर बुलाई है वो भी बहुत परेशान है। और जब नदी चलेगी तभी लेबर का भी भरण पोषण हो पाएगा। तो इसलिए सरकार से हमारी एक ही मांग है कि भाड़ा बढ़ाएं और समतलीकरण के नाम पर जो अवैध खनन हो रहा है इसको तुरंत रोका जाए। भाड़ा बढ़ाने और समतलीकरण को जो है सीधे इस पर रोक लगाने की बात कह रहे हैं सभी लोग, और वाहन अगर नदी में नहीं भेजेंगे तो रोजी रोटी सबसे ज़्यादा जो है, रोजी रोटी का संकट जो है क्षेत्र के जो यहाँ से बाहरी क्षेत्रों से जो लोग आते हैं, मजदूर तबके के लोग आते हैं, उनके सामने होगा। सरकार के राजस्व को भी नुकसान पहुँच रहा है। ABPL न्यूज़ के जो है यूपी और उत्तराखंड के हेड जो है विनोद अग्रवाल जी हमारे साथ मौजूद है। विनोद जी, जिस प्रकार से देखा, सभी लोगों से बात करी, ग्राउंड जीरो पर पहुँच करके ABPL सभी की समस्याएं उठाता है, किस प्रकार से देखते हैं कि आखिर सरकार को क्यों आखिर कार्रवाई नहीं कर रही है? क्या लगता है कि आखिरकार सरकार को तत्काल सुनवाई करनी चाहिए, क्योंकि कोरोना काल में लोग सबसे ज़्यादा पीड़ित रहे? देखिए शैलेंद्र जी, पहले तो जो गाड़ी मालिक है उन्होंने अपनी बातें रखी नहीं है। सबसे पहले तो जो आज बीमा है 35,000 का बीमा है, उसके बाद ये लोग टैक्स दे 5-5 हज़ार रुपये टैक्स देने के बाद में उसके बाद गाड़ी की फिटनेस है और ड्राइवर की 15, अब जैसे आज हड़ताल हो गई तो ड्राइवर की तनख्वाह चालू हो गई है, क्योंकि 4-5 चक्कर लगे हैं, उसके बाद ड्राइवर 15-15 हज़ार रुपये में ड्राइवर है।
तो हर महीने एक गाड़ी मालिक का कम से कम 15-20 हज़ार रुपये महीने का खर्चा है। उसके बाद उसको बच रहे हैं एक चक्कर में 400-500 रुपये। तो है कि गाड़ी की घिसाई भी नहीं आएगी। और सरकार ने जो दोहरा मापदंड अपनाया है कि जो ग्राउंड जीरो पे तो रोल्टी कर दी 7 रुपये, और जो नदी की रोल्टी वो 30-31 रुपये पड़ रही है। तो इसलिए जो है कि जो गाड़ी मालिकों का विरोध है वो बिल्कुल जायज़ है। इनके साथ लाखों परिवार लोग जुड़े हुए हैं। अब एक एक गाड़ी मालिक कहाँ से अपना पैसा लाकर टैक्स जमा कर रहा है, गाड़ी की फिटनेस करा रहा है, बीमा करवा रहा है, और ड्राइवर को जो है एडवांस पैसा देता है। और उसके बाद जो बाहर से मजदूर, बिहार से या जो यूपी से मजदूर आते हैं, उनको भी वो 50-60 हज़ार रुपये एडवांस दे के लेके आता है। उसके बाद अगर इनकी मांगें नहीं मानी जाती तो ये गाड़ी मालिकों के खिलाफ नाइंसाफ़ी होगी। लगातार गाड़ी मालिक के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, मजदूरों के सामने भी समस्या हो रही है। तमाम समस्याएं जो है सभी लोगों ने हमारे समक्ष रखी। हम भी सरकार से मांग करते हैं कि गाड़ी मालिकों से लेकर के मजदूरों की समस्याओं को ध्यान में रख करके तत्काल जो है इनकी मांगों का अमल करा जाए और इनकी मांगों की तत्काल सुनवाई की जाए। शैलेंद्र कुमार सिंह, ABPL न्यूज़, लालकुआं। हल्दूचौड़ स्थित गोला रोड पर एक निजी कॉम्प्लेक्स के किनारे लगाए जा रहे विद्युत पोल को लेकर क्षेत्रीय ग्राम प्रधानों, BDC मेंबरों एवं स्थानीय लोगों ने मोर्चा खोल दिया है। उनका कहना है कि ग्राम सभा की अनुमति लिए बिना यहां विद्युत पोल लगाया जा रहा है, जिसमें व्यक्ति विशेष एवं विद्युत विभाग की मिलीभगत है। आइए देखते हैं क्या है पूरा मामला। अतिक्रमण हटना होगा, अतिक्रमण हटना होगा। सभी प्रधान लोग और ये समस्त जनता यहाँ पर एकत्रित हुई है, वो अतिक्रमण के खिलाफ हुई है। क्योंकि ये जो हल्दूचौड़ गोला रोड है, यहाँ पर जो अतिक्रमण हो रहा है, यहाँ पर जो अपने पर्सनल जो है यहाँ पर ट्रांसफार्मर लगाया जा रहा है, जिसका हमने आवाज़ उठाई तो हम पे आरोप लगाया जाता है कि इन्होंने हमसे यहाँ पर पोल के आवाज़ में जो है 1 लाख रुपये मांगे हैं, जो कि सरासर गलत है। कौन है ये सब लोग? उसमें जिसका ये यहाँ पर कॉम्प्लेक्स है, जिनका अपना ये पर्सनल यहाँ पर ट्रांसफार्मर लगा रहे हैं, इससे जो है अतिक्रमण को बढ़ावा मिलेगा। आज अगर एक व्यक्ति ने आवाज़ नहीं उठाई, अगर हम आज दब जाते हैं तो क्या होगा, भविष्य में जो है कि हर कोई व्यक्ति यहाँ पर जो है अतिक्रमण करेगा, जब उससे किसी का भय नहीं रहेगा। और हम भी जो है उससे नहीं कह सकते हैं कि आप ये सब मत करिए, क्योंकि वो हमसे यही कहेगा जब स्टार्टिंग में आपने जो है पावर वाले लोगों की, इन लोगों को आपने नहीं चुप करा सके, उनका यहाँ पर ट्रांसफार्मर लग चुका है, तो आप हमें हटाने वाले कौन होते हैं। इससे जो है जो सोशल मीडिया में जो हमें इस तरह से बदनाम कर रहे हैं कि इन्होंने 1 लाख रुपये मांगे, ये मांगे और हमें ये लग दे, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि क्या कहते हैं, अगर हमने नहीं लगाने के लिए उनसे 1 लाख रुपये मांगे हैं, तो उन्होंने बिजली विभाग से उसको लगाने के लिए कितना रुपया दिया है। ये मैं बिजली विभाग से कहना चाहूँगी कि बताइए हमें कि उन्होंने जो है यहाँ पर इसके आवाज़ में कितना रुपया लिया है इनको खड़े करने। विभाग ने जो आज बहुत बड़ी लापरवाही की है, जो हमारी आम रोड है, जिससे राजस्व गवर्नमेंट को भी जाता है, गोला रोड है, यहाँ पे बीचों बीच में विद्युत विभाग द्वारा पोल लगाए गए हैं, जिसमें किसी भी प्रधान से अनुमति नहीं ली गई, और इससे अतिक्रमण का ज़्यादा भय बना हुआ है। आप देख रहे होंगे चारों तरफ काफ़ी है और पब्लिक परेशान है। तो ये तो विभाग ही बता पाएंगे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा प्रशासन का दबाव है, शासन का दबाव है, इसी वजह से सारी चीज़ें हो रही हैं। आज आम जनता की मांग भी नहीं सुनी जा रही है, तो मुझे लगता है कि जब कहीं न कहीं किसी बड़े व्यक्ति का दबाव में रहा। लालकुआं स्टोन क्रैशरों पर अत्यंत कम भाड़ा देने और राज्य सरकार पर रॉयल्टी कम न करने का आरोप लगाते हुए खनन व्यवसायियों ने लालकुआं में जबरदस्त जुलूस निकालकर प्रदर्शन किया। इस दौरान एक सभा आयोजित की गई, जिसके बाद मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया। अब तो बस यही है, डू एंड डाई बट नॉट ट्राई। हम अपनी रोजी रोटी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। हम पिछले 2 साल से बहुत परेशान हैं। कोरोना काल की वजह से हमारी जो आर्थिक स्थिति है बहुत कमज़ोर हो चुकी है, इसलिए इस समय गोला खुली थी। आशा थी कि अच्छा माल आया है, अच्छा रेट मिलेगा और कुछ अच्छा कारोबार चलेगा, लेकिन आशाएं जो है निराशाएं में बदल गई हैं। और जो है खनन नीति जब तक सीएम खनन नीति में बदलाव नहीं करेंगे, तब तक हम अपने जो है आंदोलन को जारी रखेंगे। हमारा भाड़ा बढ़ाया जाए, और पहले भी हमने एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया था। एसडीएम महोदय ने हमसे 2 दिन का आश्वासन दिया था कि 2 दिन के अंदर हम आपकी क्रैशर स्वामियों से वार्ता कराएंगे, लेकिन किसी प्रकार का कोई निर्णय नहीं निकला। आज हम फिर दोबारा ज्ञापन दे रहे हैं एसडीएम महोदय को कि हमारा जो है भाड़ा बढ़ाया जाए। पिछली बार जो हमारा भाड़ा था उससे भी 10 रुपये कम भाड़ा इन्होंने खोला है, और हवा में बता रहे हैं कि हमने 3 रुपये बढ़ा दिया, 4 रुपये बढ़ा दिया, लेकिन क्रैशर स्वामियों से वार्ता कर रहे हैं तो कह रहे हैं कि भाई हमारी किसी से कोई वार्ता नहीं हुई, हमने किसी प्रकार का भाड़ा नहीं बढ़ाया है। और रॉयल्टी को लेकर तो सबसे बड़ा जो आक्रोश है, तो मामला जो फंसा हुआ है रॉयल्टी को लेकर ही फंसा हुआ है। गड्ढों की रॉयल्टी 7 रुपये कुंटल की है,
और वन निगम की रॉयल्टी 32 रुपये कुंटल की है। तो एक बहुत बड़ा अंतर जो है, इस अंतर की वजह से क्रेशर स्वामी भी जो है वो भी स्थिर हैं, वो भी सोच रहे हैं कि भाई इसमें कुछ होना चाहिए। और जो समतलीकरण के नाम पर गड्ढे खोदने की जो परमिशन दी गई है, सबसे पहले उसको रोका जाना चाहिए। नहीं, नुकसान तो बहुत हो रहा है और ये नुकसान हो रहा है सिर्फ वैसे रॉयल्टी का रेट जो है 31 रुपये है, आज 5-6 साल से चल रहा था, उसमें से कोई दिक्कत नहीं थी। हमारा तो सबसे पहले ये कहना है कि अगर रॉयल्टी में भी कोई गुंजाइश होती है तो उसका रेट कम हो जाए। लेकिन मेन जो क्रेशर वालों ने आज हमसे माल लेना बंद कर दिया, हमारे रेट घटा दिए सीधे 10 रुपये। सिर्फ इस रेट में घटाए हैं कि इनको करोड़ों कुंटल की, इनकी एक एक क्रेशर की 1-1 करोड़ कुंटल की फाइलें लगी हुई है समतलीकरण के नाम पे अवैध खदान और गड्ढे की, जिसकी रॉयल्टी 7 रुपये है। तो इनको वह माल पहुँचता हुआ 25 रुपये कुंटल क्रेशर में पड़ सकता है। और गोला का अगर ये माल लेते हैं तो ये कह रहे हैं 30 रुपये की रॉयल्टी है, 32 रुपये, 25 का भाड़ा लगा के भी 55 रुपये। तो हमारा तो सरकार, राज्य सरकार से यही मांग है कि सबसे पहले समतलीकरण के नाम पे जो अवैध खुदान खनन हो रहा है, इसको बंद कर दें। अगर यह बंद हो जाएगा तो क्रेशर वाले अपने आप ही हमारा 10 रुपये भाड़ा के 15 रुपये बढ़ा देंगे और माल ले लेंगे। सरोवर नगरी नैनीताल में आए दिन प्रशासन और पालिका टीम द्वारा पंथ पार्क में अवैध रूप से फड़ लगाने को लेकर नोकझोंक देखने को मिलती रहती है, जिस पर कई फड़ लगाने वालों को प्रशासन के कोप का भाजन होना पड़ता है। इसी को लेकर अब नेशनल हॉकर फेडरेशन ने कमान अपने हाथ में लेकर न्याय दिलाने की बात फड़ व्यवसायियों से की है। आइए डालते हैं एक नजर। मैं नेशनल हॉकर फेडरेशन की ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी, हम लोग इसीलिए आया हुए इस मीटिंग रखा हूँ, जो जिस तरीका से पार्लियामेंट की 2014 को कानून को कुचल रहे यह प्रशासन, उनका खिलाफ कानूनी अधिकार देने के लिए इस अन्याय के खिलाफ उसके सामान को लूट कर रहे, लूट करके तोड़ के बेचते रहे, आग जला रहे, जो कानून के खिलाफ है। इस 2014 की कानून पार्लियामेंट से पास हुआ, उस कानून को अमल ना करते हुए ये काम कर रहे। हाई कोर्ट में भी जो आदेश दिया है, और ये जो काम कर रहे म्यूनिसिपैलिटी, ये पूरा काम कानून के खिलाफ, इसीलिए हम उस आदेश को भी चैलेंज करने के लिए आएंगे। हम चैलेंज करेंगे जिस तरीका से सामान को लूट कर रहे उसका खिलाफ हम चैलेंज करेंगे। जो ये जो आदेश है ये कानून के खिलाफ है। कानून बोल रहे जो जहां बैठा है सबको सर्वे करने पड़ेगा, सबका हाथ में वेंडिंग सर्टिफिकेट देने पड़ेगा। इसका बाद निर्वाचित टाउन वेंडिंग कमेटी आएगा, वो आके शहर में कहाँ हॉकर बैठेंगे, कहाँ नहीं बैठेंगे, कहाँ टाइमली बैठेंगे, वो सिद्धांत करेंगे। इसका बाद आइडेंटिटी कार्ड देके उसको वेंडिंग जोन में शिफ्ट करना है। यही सरल कानून है। ये कानून आजादी का बाद देश में जितना कानून आया है सबसे बेस्ट कानून है, जिस कानून में पब्लिक को चलना, ट्रैफिक को स्मूथ रखना, स्ट्रीट वेंडर को लाइवलीहुड को गारंटी देना, ये तीनों इस कानून में बहुत अच्छा से इम्प्लीमेंट होगा अगर सही कानून को लागू करेंगे तो। किच्छा की पालिका के मुख्य गेट पर कांग्रेस नगर उपाध्यक्ष एनयू खान के नेतृत्व में दर्जनों सिरौली वासियों ने धरना प्रदर्शन किया। वहीं उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट द्वारा सिरौली कला नगर पंचायत पर स्टे लगा दिया गया है, इसके बाद भी नगर पालिका परिषद किच्छा में सिरौली कला क्षेत्र के विकास कार्य शुरू नहीं किए गए। इससे साफ होता है कि नगर पालिका परिषद भाजपा सरकार के दबाव में काम कर रही है। आइए देखते हैं पूरी खबर। भाजपा सरकार मुर्दाबाद, भाजपा सरकार मुर्दाबाद। मेरा इसमें साफ कहना है, नगर पालिका अध्यक्ष हमारा कांग्रेस पार्टी का है और हम भी कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं। मैं पहले भी पदाधिकारी कांग्रेस पार्टी में रहा हूं, लेकिन इस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और सबको अगर जानकारी होगी कि जिसकी सरकार होती है उसका शासन आदेश होता है। तो पंचायती राज सचिव हो गया, पंचायती राज मंत्री हो गए अरविंद पांडे जी, वो अगर आदेश कर देंगे तो चेयरमैन साहब थोड़ी रोक लेंगे कोई। लेकिन जो नगर पालिका में टेंडर प्रक्रिया रोकी गई है सिरौली कला की, वो शासन स्तर से रोकी गई है। उसको शासन भाई सचिव साहब आदेश कर देंगे, टेंडर प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ सिर्फ आदेश की जरूरत है, कोर्ट ने आदेश कर दिया सचिव को, सचिव यहाँ आदेश कर देगा नगर निगम में। हमारी पार्टी और मैं पूरी तरीके से सिरौली की जनता के साथ हैं। मैं खुद सिरौली में घूमता हूँ, कोई सड़क, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिस पर हम चल सकते हों। तो आरोप तो लगाएंगे। हाँ, ये बात आपकी सही है कि चेयरमैन बीजेपी का नहीं है, लेकिन चेयरमैन है, उसे करना चाहिए ये काम, और नहीं कर रहा तो हो सकता है बीजेपी से मिला हुआ हो। सिरौली को नगर पंचायत बनाया गया था, तब शासन से आदेश आया होगा कि भाई नगर पंचायत बना दिया गया है। इसके बाद माननीय उच्च न्यायालय ने
सरकार के नगर पंचायत बनाने के आदेश को रोक दिया और स्टे कर दिया। पुरानी स्थिति में सिरौली को बहाल कर दिया, नगर पालिका में सम्मिलित हो गया। इसके बाद नगर पालिका अध्यक्ष और ईओ साहब का कहना है कि विकास कार्य शुरू किए जाने के लिए हमें नए आदेश की ज़रूरत है, जबकि माननीय उच्च न्यायालय ने पुरानी स्थिति में बहाल कर दिया और सरकार लगातार हमारे साथ भेदभाव का रवैया अपना रही है। कला नगर पंचायत की जो घोषणा हुई थी उसके लिए मुझे ये कहना है कि माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा अभी एक रिट पिटीशन फाइल हाईकोर्ट हुई थी, जिसके परिप्रेक्ष्य में 4 हफ्ते का टाइम सरकार को दिया गया था। सरकार के द्वारा 4 हफ्ते में जवाब दाखिल कर दिया गया है, जहाँ तक मेरे संज्ञान में है, और माननीय उच्च न्यायालय का जो भी निर्णय होगा वो सर्वोपरि होगा, उसका अनुपालन किया जाएगा। इसके अलावा अगर वहाँ के वासियों को ये बताया जा रहा है कि वो विकास कार्य नहीं किए जा रहे हैं, तो ये धारणा गलत है उनकी। आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर निर्वाचन आयोग सक्रिय हो गया है और तहसील से लेकर बूथ तक लोगों को वोट देने के प्रति जागरूक अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में लालकुआ के लोगों को ईवीएम और वीवीपैट मशीन में वोट डालने के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट हमारे संवाददाता विनोद अग्रवाल के साथ। ये निर्वाचन आयोग ने डेमोन्स्ट्रेशन के लिए यहाँ पर रखा है, वीवीपैट मशीन को रखा है, जिससे ये बताया जा रहा है, संदेश दिया जा रहा है, जागरूकता बनाई जा रही है कि जो भी हम लोग वोट डाल रहे हैं, जिस पार्टी में जिस प्रत्याशी को हम वोट देते हैं, निश्चित रूप से उसी को वोट ये जा रहा है। कुछ लोग ऐसी भ्रामकता फैलाते हैं जब तक चुनाव होते हैं उस समय कि जो है वोट कहीं और जाता है, हम किसी और का बटन दबाते हैं। तो इस चीज़ को जो है निर्वाचन आयोग ने सब लोगों के सामने प्रमाणित करने के लिए वीवीपैट मशीनों को यहाँ पर रखा है और सार्वजनिक रूप से जो लोग भी इसका प्रयोग करना चाहें, जो भी जांच करनी चाहें, वो कर सकते हैं। अच्छा, एबीपीएल न्यूज़ जो है ग्राउंड रिपोर्ट में, ग्राउंड जीरो में बड़ा अच्छा काम करता है। आप एबीपीएल न्यूज़ को किस तरह से देखते हैं? बहुत अच्छा, आपके द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं वो सराहनीय है। आपके द्वारा क्षेत्र की तमाम जन समस्याएं, जो मूलभूत मुद्दे हैं, उनको उठाया जा रहा है। ये बहुत ही सराहनीय कार्य है। इस तरह के काम आप लोग करते रहेंगे, ये हमारा विश्वास है। मेरे साथ इलेक्शन कमीशन के सर, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम चंद्रेश काटपाल है। अच्छा, जो अभी डेमो लेके बैठे हैं, ये आप क्यों लेके बैठे हैं? ये एक प्रकार से जो आम मतदाता के मन में एक भ्रमित जो पार्टियों के द्वारा किया जाता है कि वोट कास्ट हम नहीं करते हैं और वोट किसी अन्य को कास्ट हो जाता है, उसको जो है इलेक्शन कमीशन के द्वारा इस भ्रम को दूर करने के लिए ये जो है जगह जगह पे एक अवेयरनेस कार्यक्रम चलाया जा रहा है। धन्यवाद। मेरे साथ प्रेस क्लब के अध्यक्ष बीसी भट्टे, और उन्होंने समझाया कि जो यहाँ पे वोटिंग प्रक्रिया चल रही है, किस तरह वोट दिया जाता है और किस तरह क्या आता है। विनोद अग्रवाल, ब्यूरो चीफ, यूपी उत्तराखंड। नानकमत्ता क्षेत्र के मगरसड़ा गांव में महिला सरोंजा जंगल में लकड़ी बीनने गई थी, जहां तेंदुए ने महिला पर हमला कर दिया, जिससे महिला की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने घटना का जायजा लिया, जिसके बाद स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है। इसमें सर जैसा ये मगरसड़ा पड़ोसी गांव की औरतें थी, ये 3-4 औरतें आई थी यहाँ लकड़ी इकट्ठिया करने के लिए, तो वहाँ बिल्कुल खेतों के किनारे ही थे, वहाँ शेर ने हमला किया, तो वहाँ से घसीट के शेर ले गया वहाँ से। फिर हमने प्रशासन को, फॉरेस्ट वालों को सूचित किया, पुलिस वालों को सूचित किया, वो लोग मौके पे आए और पहुँच इनको पोस्टमार्टम पंचनामा भर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। और शेर सर ये बहुत घातक है, 3-4 हमले कर चुका है पहले भी। हमने फॉरेस्ट विभाग वालों से भी इसकी मांग करी है कि ये इसे आदमखोर घोषित किया जाए। इसको मैं तो ये कहूँगा कि आदमखोर ये भाग है, इसको निश्चित रूप से क्या नाम वन विभाग को आदमखोर घोषित करना चाहिए और पकड़ना चाहिए, या फिर इसका इंतज़ाम करना चाहिए। और हम डीएफओ साहब से भी बात करेंगे और जो यहाँ वन विभाग के जो मंत्री हैं उनसे भी बात करेंगे। बिल्कुल निश्चित रूप से यहाँ पर 3-4 घटनाएं इस प्रकार की हो गई हैं और वन विभाग को कम से कम उनको वो नहीं कर सकते हैं। तो ये जो वन है, क्षेत्र है, और बहुत बड़ा वन क्षेत्र नहीं है, इसमें तारवाड़ वगैरह निश्चित रूप से करवानी चाहिए और इसके लिए हम विभाग से और सरकार से बात करेंगे। निश्चित रूप से पकड़ा जाना चाहिए, ये हम वन विभाग से बात करेंगे। मेरा श्रीपाल राणा और को सरोजा कंपार्टमेंट 3 के बगल में आबादी के वहाँ पर गुलदार द्वारा मार दिया गया है, किसी जानवर द्वारा मार दिया गया है।
तो सूचना मिलने पर तुरंत स्टाफ को वहाँ से रनसारी से रवाना किया गया और मौके पर आकर देखा गया तो एक महिला जिनका नाम श्रीमती सुमित्रा देवी वाइफ ऑफ रूप सिंह ग्राम मगरसड़ा था मृत पाई देखी गई, जिनके शरीर का अवलोकन करने पर उनके गले पर जो था गहरे निशान कटे हुए पाए गए, गहरे निशान घाव पाए गए। तो पूरी टीम के लेकर जंगल में सर्च किया गया तो समीपी जंगल में ही उनके ब्लड के निशान महिला के और उनकी चप्पल वहाँ पर पाई गई। फिर सही से सर्च किया तो वहाँ पर गुलजार के पंजे के निशान पाए गए। जो है पुलिस विभाग द्वारा की जा रही है पंचनामे वगैरह की, और हमारे द्वारा जो है इनके मुआवजे दिलाने के लिए इनके परिवार को उसकी कार्रवाई की जाएगी। आगामी विधानसभा सामान्य निर्वाचन के सफल संचालन एवं व्यवस्थाओं के लिए जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रीति प्रियदर्शनी एवं संबंधित अधिकारियों के साथ एमबीपीजी डिग्री कॉलेज का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि शीघ्र ही निर्वाचन कार्यालय एमबीपीजी कॉलेज से संचालित किया जाएगा। पार्टीशन का पूरा बवाल थोड़ी किया होगा। वही है सर, बीएड वाली सर सामने लड़का है। डीएम धीराज सिंह गर्ब्याल अपर जिलाधिकारी अशोक जोशी के साथ थाल सेवा परिसर पहुंचे, जहां उन्होंने भोजन वितरण व्यवस्था को देखा और भोजन ग्रहण कर उसकी गुणवत्ता को भी परखा। गर्ब्याल ने खाना बनाने वाली शेफ टीम से बातचीत की और कितना भोजन बनता है, कैसे बनता है आदि विषयों की जानकारी ली। रुड़की के गगनहर कोतवाली क्षेत्र के विनय विशाल हॉस्पिटल के प्रबंधक के मोबाइल को हैकर द्वारा हैक कर लिया गया और व्हाट्सएप मैसेज कर पैसों की मांग की गई। डॉक्टर विनय ने पुलिस को तहरीर देकर आरोपी हैकर के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है। पुलिस अब मामले की जांच कर रही है। आज सुबह करीब 12 बजे के लगभग मेरे पास एक फ़ोन आता है कि आपको बूस्टर, हम पीएम ऑफिस से बोल रहे हैं और आपको जो है कोरोना की बूस्टर डोज लगनी है। हम आपको बताएंगे कहाँ पे आपको पहुँचना है, किस डेट में आपको वैक्सीनेशन होना है, किस सेंटर पे होना है। थोड़ी देर में अभी आपके पास जो है एक कॉल आएगी, उसे आप रिसीव कर लेना। वो आपको एक कोड नंबर बताएंगे, वो कोड नंबर आप हमें बता देना, फिर हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे कि आपको कैसे कैसे आगे कार्रवाई करनी है बूस्टर डोज के लिए। मैं कहा ठीक है। ये सोच के ही हो सकता है पहले दिमाग में आया कि अभी तो गवर्नमेंट की ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है कि जो बूस्टर डोज लगवा रही हैं। फिर सोचा हो सकता है कोई डिसीजन ऐसा हो गया जल्दीबाजी में कि बूस्टर डोज जो है, जो कोरोना वेरियस हैं उनको लगवाया जा रहा हो। तो मैंने उसका फ़ोन रिसीव किया, उस पर जो भी कोड था मुझसे पूछा गया, मैंने बता दिया कोड है। फिर थोड़ी देर में ही मुझे पता चला कि ये तो मेरा व्हाट्सएप कॉल जो है हैक हो गया। तो फिर मैंने कार्रवाई शुरू की। कई लोगों के फ़ोन आए कि ये तो आपके फ़ोन से मैसेज आ रहा है कि गूगल पे है क्या, और फिर आगे आपकी तरफ से डिमांड की जा रही है कि आप अर्जेंटली जो है किसी के पास 40,000 किसी का 30,000 का मैसेज आया कि ये पैसा भेज दीजिए अकाउंट में और हम आपको शाम को वापस कर देंगे। ऐसा फ़ोन कई लोगों का आया, हालांकि अभी तक कोई ऐसा केस नहीं आया जिसने कि पैसा ट्रांसफ़र किया हो। फिर जब पता चला फिर हमने उस नंबर को दोबारा से रीसेट किया, फिर मेरा व्हाट्सएप चला और अपने सभी लोगों को मैसेज डाल दिया स्टेटस में कि कोई भी इस तरह का फ़ोन किसी के पास आता है या कोई मैसेज आता है तो कोई भी मेरे द्वारा कोई ट्रांजैक्शन ना करे। ये है ABPL डिजिटल नेटवर्क और आप देख रहे हैं ABPL न्यूज़।